बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है सीआरपीसी का लेक्चर नंबर 85 और जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे कि डिस्चार्ज और इक्विटल के अंदर फ़र्क क्या है। यानी कि डिस्चार्ज अगर होता है तो किस लॉ के तहत होता है और इक्विटल अगर कोई मजिस्ट्रेट या सेशन जज करता है तो वो किस लॉ के तहत करेगा। इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करने की किसी हद तक जो है वो कोशिश करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज जो है वो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि अंडर सेक्शन 63 सीआरपीसी वो मजिस्ट्रेट जब ये समझे, उसके पास रिकॉर्ड आ जाए, रिपोर्ट आ गई, पुलिस रिपोर्ट जिसको चालान कहते हैं, उसको पेरूज करने के बाद वो ये समझता है कि प्राइमा फेशियाई केस नहीं बनता तो वो मुल्ज़िम को डिस्चार्ज कर देता है बगैर किसी पार्टी को सुने। ना सिर्फ उसने रिकॉर्ड पेरूज किया और उसके बाद समझा कि प्राइमा फेशियाई केस नहीं बनता तो वो डिस्चार्ज के आर्डर कर सकता है अंडर सेक्शन 63 सीआरपीसी। एक तो ये बात। जो बरियत का आर्डर है वो दो तरह की बरियत हो सकती है। एक बरियत ये मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं कि चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज फ्रेम होने के बाद एविडेंस आ गई, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, ट्रायल, उसके बाद जिरा हो गई, अक्यूज्ड की एविडेंस आ गई, ट्रायल कंप्लीट हो गया, जिरा वगैरह होने के बाद दोनों पार्टीज को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये तो बरी होना चाहिए, तो वो बरियत का जो आर्डर करेगा 245(1) सबसेक्शन 1 के तहत करेगा। एक तो ये बरियत है जिसको ऑन मेरिट भी बरियत कहते हैं कि ट्रायल कंप्लीट होने के बाद बरी कर दिया। दूसरी सूरत हो सकती है कि चार्ज फ्रेम हुआ, उसके बाद एविडेंस जब आई तो एट एनी स्टेज ट्रायल कंप्लीट होने से पहले किसी भी स्टेज पर मजिस्ट्रेट को ये अंदाज़ा हो गया कि ये जो एविडेंस है, अगर आ चुकी है एविडेंस तो वो देखता है कि ये तो एविडेंस ही नामाकूल है, डेफिशिएंट है, इस बना पर तो मुल्ज़िम को सज़ा नहीं हो सकेगी, तो वो 249A के तहत एट एनी स्टेज जो है वो दोनों पार्टीज को सुनने के बाद जो है वो बरियत का फैसला कर देगा अंडर सेक्शन 249A सीआरपीसी के तहत। अगर सेशन ट्रायल है तो सेशन जज ट्रायल कंप्लीट होने के बाद जो बरियत का फैसला करता है 265H सबसेक्शन 1 के तहत करता है। मगर ट्रायल से पहले, कंप्लीट होने से पहले अगर सेशन जज ये समझे कि मुल्ज़िम के खिलाफ जो एविडेंस है, अगर आ चुकी है एविडेंस तो ये एविडेंस इनसफिशिएंट है, नामकूल एविडेंस है, और अगर नहीं आई तो वो ये समझ ले, प्रिज्यूम कर ले कि अगर ये एविडेंस आ भी जाए तो मुल्ज़िम को सज़ा नहीं हो सकती, तो वो 265K के तहत एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग वो उसको बरियत का फैसला कर सकता है। डिस्चार्ज में हमें पता चल गया कि प्राइमा फेशियाई जब केस नहीं बनता, मजिस्ट्रेट ने समझा कि प्राइमा फेशियाई केस नहीं बनता तो उसने रिकॉर्ड को पेरूज करने के बाद बगैर पार्टीज को सुनने, बगैर अभी चार्ज भी फ्रेम नहीं हुआ, बगैर पार्टीज को भी नहीं सुना, उसने रिकॉर्ड देखा, उसके बाद बरियत का डिस्चार्ज का आर्डर कर दिया। जबकि बरियत के आर्डर में दो पार्टीज को सुनना जरूरी है। चार्ज फ्रेम हो गया, चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, दोनों सूरतों में अगर कंप्लीट हो गया फिर भी वो बरियत का फैसला कर सकता है, और अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर भी 249A के तहत बरियत का फैसला कर सकता है। डिफरेंस ये हुआ कि डिस्चार्ज में अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, पार्टीज को भी नहीं सुना गया, उसने प्राइमा फेशियाई केस देखा कि नहीं बनता तो उसने डिस्चार्ज किया। बरियत में दोनों पार्टीज को सुनना जरूरी है। एक तो ये अब जो बरियत की जो जजमेंट होती है वो डिटेल जजमेंट होती है और वो जुडिशियल नेचर की होती है, चूंकि उसमें एविडेंस रिकॉर्ड हुई, उसके बाद चार्ज फ्रेम हुआ, एविडेंस रिकॉर्ड हुई, दोनों पार्टी को सुनने के बाद डिटेल एक जजमेंट दी गई, तो वो आर्डर नहीं होगा, वो जजमेंट होगा। जबकि डिस्चार्ज का शॉर्ट आर्डर होता है, जजमेंट नहीं होती, इसलिए कि उसने प्राइमा फेशियाई केस देखा, देखने के बाद एक शॉर्ट आर्डर कर दिया डिस्चार्ज का। डिस्चार्ज का जो आर्डर होगा वो आर्डर कहलाएगा और जो जजमेंट होगी वो होगी एक्विटल की। अब जो डिस्चार्ज का आर्डर है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर कहा जाता है, और उसके बाद जो एक्विटल की जजमेंट होती है वो जुडिशियल नेचर की होती है।
एज टू नेचर अगर देखें तो आर्डर जो होगा डिस्चार्ज का वो एडमिनिस्ट्रेटिव कहलाएगा, और जो एक्विटल होगी जजमेंट की वो जुडिशियल नेचर की होगी। उसके बाद एज टू सेकंड ट्रायल देखें तो डिस्चार्ज जो मुलज़म हुआ, तो अगर उसके बाद में उसके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ गई तो उसी ऑफेंस में दोबारा उसको ट्रायल किया जा सकता है डिस्चार्ज के अंदर। अगर कोई मुलज़म डिस्चार्ज हुआ, बाद में एविडेंस आ गई स्ट्रॉन्ग, उसी बेस पर दोबारा ट्रायल होगा। मगर बरियत या एक्विटल की सूरत में एक दफ़ा जब बरी हो गया तो दोबारा जितनी मर्जी एविडेंस आ जाए स्ट्रॉन्ग, उसको दोबारा ट्रायल नहीं किया जा सकता। सो बरियत में सेकंड ट्रायल बार है, जबकि डिस्चार्ज में सेकंड ट्रायल हो सकता है। अब उसके बाद ये भी एक डिफरेंस हम इसके अंदर देख लेते हैं। अब एज टू इनोसेंस कि डिस्चार्ज में तो मुलज़म डिस्चार्ज हो गया मगर उसकी मासूमियत जाहिर नहीं हुई कि उसने ऑफेंस किया था या नहीं किया था, उसका चूंकि एविडेंस ही रिकॉर्ड नहीं हुई तो कैसे मासूमियत का पता चले, तो मासूमियत जाहिर नहीं होती डिस्चार्ज में। जबकि इक्विटल जब हो गया, बरी हो गया, एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद, ट्रायल कंप्लीट होने के बाद बरी हो गया, तो मीनिंग देयर बाय कि वो मासूम था, इनोसेंस उसकी जाहिर होगी। सो एज टू इनोसेंस अगर आप करें तो डिस्चार्ज में इनोसेंसी जाहिर नहीं होती, जबकि मासूमियत जाहिर नहीं होती डिस्चार्ज के अंदर, जबकि बरियत के फैसले में जो है वो उसकी मासूमियत को जाहिर करता है कि मुलज़म मासूम था। सो ये तो जो डिफरेंसेस थे इस हवाले से कि मैं इनके अंदर डिस्चार्ज और एक्विटल के अंदर क्या डिफरेंस है, हमने कोशिश की कि उस हवाले से नॉलेज शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। वस्सलाम।